हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने पिछले वीडियो में देखा 3.4 और मिसलेनियस के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको छुड़वा रखे थे जो कि थे प्रूफ वाले। वो प्रूफ वाले क्यों छुड़वाए थे? क्योंकि क्या था कि वो सारे एक ही तरह के क्वेश्चन है और हमें एक उसमें एक कीवर्ड ढूंढना है जो मैं आपको जब बता दूंगा फिर आपसे सारे क्वेश्चन, सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन जो भी मैट्रिक्स के वो आपसे बनने लगेंगे। ठीक है, आपको उसमें बहुत छोटी सी चीज़ पहचाननी है, क्योंकि मैंने देखा है कई बार बच्चों को जब मैं 12th पढ़ाता हूँ, और मैंने पिछले साल एक स्कूल की कॉपियाँ भी चेक की थी क्लास 12th की, जिसमें बच्चे प्रूफ वाले क्वेश्चन देखते से डर जाते हैं, करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पता नहीं उन्हें थोड़ा सा अभी तक 9-10 से हम लोग ट्रायंगल्स को प्रूफ कर रहे थे, ज्योमेट्री में सारी प्रूफ कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मन में डर सा बैठ जाता है या एक इंटरेस्ट ही हट जाता है कि हम प्रूफ करते रहते हैं बैठकर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो प्रूफ है मैट्रिक्स के वो बहुत ईजी प्रूफ है। तो हम लोग 3-4 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो खत्म करते हैं, और इस वीडियो को मैं छोटा ही रखूंगा। क्यों? क्योंकि अब से मैं क्या करूँगा, आपको 2 वीडियो सप्लाई करने वाला हूँ कुछ दिनों बाद से, जहाँ पर मैं आपका एक तरफ चैप्टर्स का जो सिलेबस है, एनसीईआरटी का सिलेबस है, वो लेकर चलूंगा एक वीडियो में, और एक तरफ मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराता रहूँगा। ठीक है, वैसे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या है कि जनवरी में ज़्यादातर टीचर बोलते हैं कि दिसंबर तक आप अपना सिलेबस खत्म करो और जनवरी से क्या करो, आप अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करो। लेकिन मैं आपको साथ साथ ही लेकर चलूंगा। क्यों? क्योंकि जो छोटे छोटे यूनिट टेस्ट होते हैं ना, इसमें मार्क्स नहीं आते ना, तो बच्चे लास्ट में डर जाते हैं, और फिर पता थोड़ा सा संभलने में टाइम लगता है। कुछ बच्चे जो स्मार्ट होते हैं, जो स्टार्टिंग से ही पढ़ते हैं, हार्डवर्किंग होते हैं, तो वो तो पढ़ लेते हैं। लेकिन जो बच्चे थोड़े से अभी इस टाइम पे मस्ती कर रहे होंगे, मुझे पता है क्योंकि मैं भी बैक बेंचर्स में ही हूँ, तो मस्ती तो कर ही रहे होंगे, तो मैं साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी लेकर चलूंगा। क्यों? क्योंकि पता आंसर राइटिंग आना बहुत ज़रूरी है आपके सब्जेक्ट्स में। क्लास 12th में आपको आंसर राइटिंग आना बहुत ज़रूरी है। प्लस अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर चलेंगे तो आप खुद ब खुद सिस्टमेटिकली समझ जाओगे कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, किस तरह के कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाते हैं। तो हम लोग लास्ट की तरफ लेकर नहीं चलेंगे, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो पहले एग्जाम्पल नंबर 27 देखते हैं और उसके बाद हम समझते हैं आगे क्या है। अब एग्जाम्पल नंबर 27 देखो, प्रूफ वाले क्वेश्चन में सबसे पहले चीज आती है कि आपको जो आपने 10th क्लास में 11th क्लास में एक चीज है जिससे आप चिढ़ते होगे, वो है गिवन लिखना, टू प्रूफ लिखना। कुछ बच्चे बोलते हैं ना, गिवन लिखाओ, टू प्रूफ लिखाओ, 1 नंबर मिल जाएगा। हाँ, तो प्रूफ वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि इस तरह की चीज बहुत काम आती है। आपको ने अगर क्वेश्चन में ढूंढ लिया कि गिवन क्या चीज है और प्रूफ क्या करना है, तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद एक कीवर्ड है जो है ट्रांसपोज। आपको मैट्रिक्स के हर प्रूफ वाले क्वेश्चन में ट्रांसपोज लेना है, समझ रहे हो? देखो अभी मैं आपको करके बताता हूँ कैसे। कि एग्जांपल नंबर 27 हम देखते हैं, हमारे सामने बोलता है वो कि भाई ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अब देखो हमें गिवन दे रखा है, क्या गिवन दे रखा है? ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो चलो गिवन लिखते हैं पहले। आपको प्रूफ वाले सारे क्वेश्चंस में यही पहचानना है कि गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है। ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा रखा है। क्या सिखा रखा है? कि अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए किसके बराबर आ जाएगा? उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाएगा। और बी भी अगर सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज भी उसी के बराबर आ जाएगा। तो देखो आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 निकाल ली। क्या है? आपको गिवन है क्या है कि ए डैश के बराबर है, बी डैश के बराबर है। क्यों? क्योंकि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बस इतना सा काम था, और आपको टू प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना है आप वो देख लेते हैं हम। तो देखो प्रूफ में कहता है कि शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। ए बी इज सिमेट्रिक मतलब दो मैट्रिक्स का क्या? मल्टीप्लिकेशन। देखो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सिमेट्रिक होना चाहिए, इज सिमेट्रिक। और वो कब पॉसिबल है? इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का साइन होता है ये, ठीक है? इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट्स। ए एंड बी क्या करते हैं? कम्यूट करते हैं। दैट इज का साइन है ए बी इक्वल टू बी ए। मतलब कहने का मतलब है कि भाई अगर दो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, दो मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है जो कि सेम ऑर्डर की है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी सिमेट्रिक होगा, मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन सिमेट्रिक होगा एक ही केस में, जब ए बी क्या करे? कम्यूट करे। और ए बी कम्यूट करने का मतलब होता है ए बी इक्वल्स टू बी ए। जैसे कि मैंने आपको सिखा रखा है कि भाई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पर तो दी गई है कंडीशन कि भाई वो एक ही केस में होगी। कब? जब अगर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूट करेगा तब ही वो सिमेट्रिक होगी। समझ रहे हो? मतलब बहुत कम केसेस है ऐसे। चलो देखते हैं भाई क्या कहता है। अब आपको क्या बता रखा है, ठीक है? तो मैंने आपको क्या कहा कि आपने अगर इतना काम कर लिया, आपने उस क्वेश्चन में से गिवन निकाल लिया और प्रूफ क्या करना है, अगर ये निकाल लिया तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक कीवर्ड है जो कि चाबी है। क्या है वो? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज एक
मास्टर की है आपके पूरे प्रूफ वाले क्वेश्चन के घर के लॉक खोलने के लिए। अब जैसे जैसे ट्रांसपोज का यूज़ करोगे, आपकी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, कितना भी बड़ा बिल्डिंग या क्या बोलते हैं टावर क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास आपकी मास्टर की है, मतलब आपके पास आपका ट्रांसपोज है, तो आप पूरे प्रूफ का इजीली क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे और उसे प्रूफ कर दोगे। कैसे? अब एक चीज होती है, क्या होती है कि भाई पहले हम जिसे हमें प्रूफ करना है हम उसी को मानकर चलते हैं, और दूसरी चीज हम उसका कन्वर्स भी प्रूफ करते हैं। कन्वर्स कैसे प्रूफ करते हैं? जैसे मैंने ईंट से घर बनाया, तो ईंट से अगर घर बन सकता है तो मैं किसी घर को तोड़ूंगा तो मुझे वापस ईंट भी तो मिल सकती है। ये सिंपल सी चीज समझो कि अगर मैं एक छोटी छोटी ईंट को रखकर घर बनाऊंगा तो उस घर को तोड़ूंगा तो उसमें से छोटी छोटी ईंट भी तो मिल सकती है। तो मतलब अगर मैं यहाँ से ऊपर गया तो मैं नीचे भी तो आ सकता हूँ। बस यही साइकोलॉजी आपको यूज करनी है इस तरह के क्वेश्चंस में कि आपको ए बी की सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है, तो आप पहले काम करो, उसी को मानकर चलो। क्या करो कि आप उसे लेट कर लो कि ए बी इज सिमेट्रिक, लेट ए बी इज सिमेट्रिक। अब अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन ए बी का होल डैश किसके बराबर आ जाएगा? ए बी के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ठीक है, मैं थोड़ी सी इंक डाल देता हूँ। अब ये तो समझ में आ गया होगा कि ए बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यही आपको प्रूफ करना है। तो अगर ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए बी का डैश क्या के बराबर आना चाहिए? ए बी के बराबर आना चाहिए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में क्या किया है, कुछ सिखा रखा है। क्या सिखा रखा है कि डैश कैसे बोलते हैं ट्रांसपोज। अगर आपको ध्यान हो बहुत अच्छे से कि मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है कि ये तो हमने लेट कर लिया कि ए बी डैश किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। लेकिन मैंने आपको सिखा रखा है पहले से कि भाई डैश और इनवर्स किस तरह से खुलते हैं। तो वो खुलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं ए बी का होल डैश खोलूं तो वो खुलता है बी डैश ए डैश से। ये चीज तो मैंने आपको स्टार्टिंग वाली एक्सरसाइज में पढ़ा रखी थी कि ए बी का होल डैश किससे खुलता है, और हमें यहाँ पर क्या प्रूव करना है? ए बी डैश किसके बराबर आना चाहिए? ए बी के बराबर आना चाहिए। जब ये चीज आनी चाहिए तो अब हम क्या करते हैं, लेकिन मतलब बट ए बी डैश किसके बराबर होता है? बी डैश ए डैश के। ये तो बिल्कुल सही बात है। अब आपको जो गिवन दे रखा है उसका यूज करो कि बी डैश किसके बराबर है? बी के बराबर है। ए डैश किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो देखो यहाँ से मिल रहा है मुझे ए बी डैश किसके बराबर है? ए बी के बराबर है, मतलब हमने ये लेट करके लिया, और यहाँ पर मुझे एक्चुअली में ये चीज मिल रही है। क्यों? क्योंकि ये मुझे ऑलरेडी पता है। तो भाई ये किस केस में सही हो सकता है? वो सिर्फ एक ही केस में सही हो सकता है, व्हेन या फिर देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू बी ए। क्यों भाई? क्योंकि अगर ये सेम नहीं होगा तो ये कैसे पॉसिबल होगा? मतलब सिंपल सी चीज ये है कि ए बी सिमेट्रिक होगा कब? जब ए बी अगर सिमेट्रिक है तो ये चीज आनी चाहिए। लेकिन हमने तो एक्चुअली में ये पढ़ रखी है, और जब मैंने प्रीवियस जो गिवन दे रखा है कि ए मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक है, बी मैट्रिक्स भी सिमेट्रिक है, तो ए बी डैश किसके बराबर आ गया? बी ए के बराबर आ गया। देयरफॉर क्या हो गया? ए बी बी ए के बराबर हो गया। देखो ट्रांसपोज ने कितना अच्छा काम किया कि भाई हमने एक चीज को लेट कर लिया और दूसरी चीज हमें पता थी ऑलरेडी, तो हमारा काम हो गया। ठीक है, अब एक चीज सुनो, अब आपने तो ईंट से क्या बना दिया? पहले घर बना दिया, समझना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? घर को तोड़ेंगे और घर से ईंट बनाएंगे कि भाई ईंट भी तो हमें मिलनी चाहिए ना वापस। मतलब कन्वर्स प्रूफ करना आना चाहिए, क्योंकि प्रूफ में हमें कन्वर्स भी, क्योंकि अगर हम सीधे रास्ते से जा सकते हैं तो अगर मैं उस वापस जहाँ डेस्टिनी है वहाँ पहुँच गया, वहाँ पर से मैं घूमकर वापस आऊँगा तो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट भी तो मिलना चाहिए, तभी तो दोनों तरफ से सही होगा। तो अब हम क्या करेंगे? कन्वर्सली क्या काम करेंगे? कन्वर्सली हम ये लेते हैं कि अगर ए बी किसके इक्वल है? बी ए के इक्वल है, तो ए बी मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं? अभी तक हमने ए बी को सिमेट्रिक मानकर चला था, और हमने ए बी किसके बराबर इक्वल किया था? बी ए के इक्वल किया था। अब मैं मानूंगा कि इफ ए बी किसके इक्वल है? बी ए के, तो वापस हमें ए बी सिमेट्रिक मिलनी चाहिए। कन्वर्सली इफ ए बी किसके इक्वल है? बी ए के इक्वल है, देन ए बी इज सिमेट्रिक। हमें ये भी तो प्रूफ करना है कि भाई अगर मैंने ए बी को बी ए के इक्वल मान लिया तो मुझे क्या मिलनी चाहिए? मुझे ए बी जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मिलनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमने अभी तक ये प्रूफ किया था, अब हम कन्वर्स प्रूफ करेंगे। अब कन्वर्स कैसे प्रूफ करेंगे? तो कन्वर्स के लिए वापस से की पॉइंट क्या है? ट्रांसपोज। ए बी डैश किसके इक्वल आ गया? बी डैश ए डैश के इक्वल आ गया।
यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि तो हम नॉर्मली खोल रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, वापस से किस चीज़ का यूज़ करूँगा, मैं वापस से किस चीज़ का यूज़ करूँगा, मैं यूज़ करूँगा आपकी गिवन चीज़ का। और गिवन क्या दे रखा है, BA दे रखा है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत हो ही नहीं रही है आपको भी, क्योंकि ये तो नॉर्मल है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत ही नहीं है हमें। अब एक चीज़ समझो कि अब मैं क्या BA को AB के इक्वल लिख सकता हूँ, और क्यों लिख सकता हूँ। इसका आंसर अगर आज लाइव क्लास में होते तो मैं आपसे ज़रूर पूछता, आपके मन में भी आना चाहिए इसका आंसर कि AB डैश तो ये हमें लिख रखा है, लेकिन BA भी आ गया, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये AB कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें तो AB लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई हमें AB को सिमेट्रिक प्रूफ करना है। जब AB को सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो AB का ओल्ड डैश किसके बराबर आना चाहिए, AB के बराबर आना चाहिए। ये तो B के बराबर में आ रहा है, मतलब कुछ तो ऐसा होगा ना कि जिससे हम क्या कर सके, कि उसे बता सके। ठीक है, तो अब अभी हमने देख कर आए हैं कि हमारे पास गिवन है कि AB किसके इक्वल है, BA के इक्वल है। ठीक है, तो AB को मैं क्या लिख सकता, BA को क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ AB लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि ये चीज़ अब हमने इफ करके लेकर चले थे। पहले हमने AB को सिमेट्रिक लिया था, अब अगर AB को सिमेट्रिक लिया था तो AB डैश किसके बराबर आ गया, B डैश A डैश के बराबर, जिसको हमने फ्रॉम गिवन, ठीक है, फ्रॉम गिवन, तो यहाँ से हमने ये लिख लिया, और ठीक है BA लिख लिया। तो यहाँ पे कुछ छूट रहा है क्या कहीं पर, हाँ नहीं छूट रहा। फिर उससे हमने क्या बता दिया था कि AB किसके इक्वल हो गया, BA के इक्वल हो गया। और कन्वर्सली में हमने क्या प्रूव कर दिया कि अगर AB BA के इक्वल है देन AB सिमेट्रिक होगी। तो मैंने इसका वो ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज खोला तो ये गिवन था, तो गिवन से मैंने क्या लिख दिया, यहाँ AB लिख दिया। तो यहाँ से क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया, हमने दोनों तरफ से प्रूफ कर दिया कि हैंस प्रूव। ठीक है, ये लिखना मत भूलना। तो यहाँ से हमने दोनों तरफ से लिख दिया। तो आपको प्रूफ वाले क्वेश्चंस में बस इसी तरह का ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहली चीज गिवन पहचानना है, ट्रू प्रूफ पहचानना है, और ट्रू प्रूफ पहचानने के बाद आपको कीवर्ड जो है ट्रांसपोज, उसकी हेल्प से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो आगे भी सेम तरह की चीज ही यूज होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, इसका ठीक है, क्या बोल रखा क्वेश्चन ने क्या रखा है, यहाँ पर भी हमें गिवन और ट्रू प्रूफ पहचानना है। तो चलो पहचान देंगे, कैसे पहचानेंगे। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पर भी सेम कंडीशन दी है। चलो लिख लेते हैं फटाफट। मैं क्वेश्चन नंबर 4 डालता हूँ, ठीक है, जिनके पास पुरानी बुक है, और जिनके पास नई बुक है वो क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। तो A और B सिमेट्रिक है, तो हमें गिवन क्या मिल गया, गिवन मिल गया हमें A किसके बराबर है, A डैश के बराबर है, B किसके बराबर है, B डैश के बराबर है। देन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है AB minus BA is skew symmetric matrix, AB minus BA is skew symmetric matrix, skew symmetric matrix। एक्चुअली में क्या प्रूफ करना है, अगर हम इसे अल्फाबेट की मदद से देखें तो हमें एक्चुअली में क्या प्रूफ करना रहता है। अगर स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि मैं A ट्रांसपोज को माइनस ऑफ A के बराबर लिया, या तो ये भी लिख सकते हो या ये भी लिख सकते हो, दोनों ही चीज सेम चीज है। ठीक है, तो आपको क्या प्रूफ करना है कि A को माइनस ऑफ A ट्रांसपोज के बराबर लाना है। तो आपको इसको सिस्टमैटिक प्रूफ करना है, तो आप इसको AB को किसके बराबर लाना है, आपको इसके ट्रांसपोज के माइनस के इक्वल के बराबर, ये प्रूफ करना है आपको एक्चुअली में। तो ये सारी चीजें लिखना सीख जाइए, कैसे, सिंपल सी चीज है, इससे तो काम हो गया हमारा। चलो तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि दैट इज AB माइनस BA का ट्रांसपोज आना किसके बराबर आना चाहिए, AB माइनस BA के ट्रांसपोज के माइनस के बराबर। ये आपको एक्चुअली में प्रूफ करना है। चलो कैसे प्रूफ करोगे, तो मैंने आपको अभी तक तो हमने गिवन लिख लिया, टू प्रूफ लिख लिया, ये दोनों स्टेप हो गई। थर्ड स्टेप क्या बता रखी है आपको कि भाई कौन सा कीवर्ड लेकर चलना है, वो लेकर चलना है ट्रांसपोज। जिस भी चीज को आपको जो भी प्रूफ करना है उसका उठाकर सिंपल सी ट्रांसपोज ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे इसका सिंपल सा ट्रांसपोज लेता हूँ मैं, देखो कैसे लेता हूँ। मैंने क्या किया, इसका ट्रांसपोज लिया, तो इसका ट्रांसपोज कैसे बोलेगा, इसका ट्रांसपोज जब मैंने आपको A प्लस बी का होल ट्रांसपोज बताया था तब बताया था कि A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। इसी तरीके से A माइनस बी का होल ट्रांसपोज किस तरह होगा, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज।
लेकिन मैंने आपको बता रखा है ए बी का होल ट्रांसपोज अगर मल्टीप्लाई में हो तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो अब हम इसकी मदद से वी नो दैट, ठीक है, इसकी मदद से इसको आप अलग से लिख लीजिएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो अब इसकी मदद से हम ये खोलेंगे, तो ये कैसे खुल जाएगा, नॉर्मल खुल जाएगा ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश। अब यहाँ से मैं क्या खोल सकता हूँ, इसको बी डैश ए डैश कर सकता हूँ, इसको क्या कर सकता हूँ ए डैश बी डैश कर सकता हूँ, क्योंकि उल्टा खुलता है, ठीक है। यहाँ तक भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको गिवन से फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आप इसको क्या लिख सकते हो, बी ए लिख सकते हो, क्योंकि बी डैश बी के बराबर है, ए डैश ए के बराबर है, और माइनस ए डैश ए के बराबर है और बी डैश बी के बराबर है, ये आ गया। क्या ये सेम आया? नहीं, अभी नहीं आया। तो देखो अब यहाँ तक कोई दिक्कत। अब अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, ए बी माइनस बी ए बन गया। कोई दिक्कत आई? नहीं। तो लो आपने प्रूफ तो कर दिया। ये देखो मैं इसको थोड़ा सा उधर लिख देता हूँ, या इसको अब हटा देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देता हूँ क्योंकि आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है। तो आपने लास्ट में क्या प्रूफ कर दिया, माइनस जब आपने कॉमन लिया तो ए बी माइनस बी आ गया। कोई दिक्कत? तो हैंस देखो एक चीज़ उसका ट्रांसपोज लिया तो वो माइनस ऑफ ए के बराबर आ गई। तो सिंपल सी चीज़ है ना, ये तो मुझे प्रूफ करना था, तो मैंने क्या किया, प्रूफ कर दिया, खत्म हो गया हमारा काम। हैंस ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, काम खत्म। इतना सा प्रूफ था। देखो ट्रांसपोज को कीवर्ड लेकर चलोगे तो आपका काम हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, उसी के माइनस के बराबर आ गया। ये तो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है कि उसका ट्रांसपोज उसी के माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर ये आ गया, तो आपने क्या प्रूफ कर दिया, हैंस ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कितना इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको ये दो तीन है जो कीवर्ड्स हैं जो पहचानने हैं कि आपको गिवन निकाल कर लाना है, टू प्रूफ क्या है वो पहचानना है, और उसके बाद जो हमारी चाबी है वो है ट्रांसपोज की। आप अगर ट्रांसपोज का यूज करोगे आपको सारे प्रूफ इजीली बन जाएंगे। जो भी आपको प्रूफ करना है आप उसका ट्रांसपोज लो, आगे पीछे पलटाओ और गिवन से कुछ ना कुछ आपको लिखोगे जब सामने तो आपका आंसर आ जाएगा। चलो तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, शो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब क्या बोल रखा है यहाँ पर, बी डैश ए बी को आपको सिमेट्रिक भी बताना है और स्क्यू सिमेट्रिक बताना है। इस हिसाब से अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ए अगर सिमेट्रिक होगा तो बी डैश ए भी सिमेट्रिक होगा, ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो बी डैश ए भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो आपको यही प्रूफ करना है, कंडीशन के हिसाब से इस बार गिवन दिया है और कंडीशन के हिसाब से आपको टू प्रूफ करना है। तो यहाँ पर ध्यान रखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो जाएगा, टू प्रूफ में कि बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। खत्म। ये टू प्रूफ करना है आपको, बस आपने टू प्रूफ निकाल लिया। और गिवन में तो आपको दे ही रखा है कि क्या ए किसके बराबर होगा, ए डैश के बराबर होगा, बी किस, और ए देखो ए कंडीशन में सिमेट्रिक वाली में ए किसके बराबर होना चाहिए, ए डैश के बराबर होना चाहिए। ए कंडीशन क्या है इसके सिमेट्रिक की, ए डैश किसके बराबर होना चाहिए, माइनस ए के बराबर। लेकिन वो चीज किसको डिफाइन करेगी, इसको भी डिफाइन करेगी। तो चलो करते हैं, सिंपल सी चीज है। देखो अब ये टू प्रूफ हो गया, जो मुझे प्रूफ करना है मुझे उसी को उठा देता हूँ और इसका क्या ले लेता हूँ, ट्रांसपोज की पॉइंट ट्रांसपोज है, खत्म बात। जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया तो मैं इसको एक यूनिट मान लूंगा और इसको एक यूनिट मान लूंगा। यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इसको एक यूनिट मान लूंगा, इसको एक यूनिट मान लूंगा। तीन चीजें हैं ना, तो भाई दो से हम काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है, ए बी का होल डैश किस तरह से होता है, बी डैश ए डैश से। यहाँ पर तो तीन चीजें हैं, तो मैं भाई किसको आगे रखूंगा किसको पीछे रखूंगा। तो मैं काम करता हूँ, इसको एक यूनिट मान लेता हूँ, एक यूनिट इसको मान लूंगा, तो हमारा काम इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो तो अब ये कैसे खोलेगा, अब ये आगे आ जाएगा। अब यहाँ पर ये मत कर देना कि बी डैश ए डैश बी ए पलटा दो, ये गलत चीज हो जाएगी। आप इसको मत पलटा देना, अभी ये चीज गलत है। क्यों? क्योंकि अभी तो आप एक यूनिट मान कर चल रहे हो, तो पीछे वाला बस आगे आके लिखाता है। तो ए बी का होल डैश और बी डे का होल डैश, ये चीज हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगती कि आपको होगी। क्यों? क्योंकि आपको एस वी नो दैट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एस वी नो दैट ए बी का होल ट्रांसपोज इसके बराबर होता है, तो बी डैश ए डैश के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको खोलते हैं, तो ये खोलेगा बी डैश ए डैश से। और एक चीज और, अब मैंने क्या बताया था आपको, ये भी बता रखा था कि ए डैश का अगर डैश ले लो तो किसके बराबर आ जाता है, ए के बराबर आ जाता है। तो बी डैश का होल डैश ले लो तो किसके बराबर आ जाता है, बी के बराबर आ जाता है। तो ये तो हमने काम कर लिया। अब यहाँ तक तो हम लोग रुक गए। अब यहाँ का रुकना, क्यों रुकना है? क्योंकि बताता हूँ मैं आपको।
अब हमारा जो ए है ना ये डिफाइन करेगा। अब अगर ये सिमेट्रिक होगा, देखो अब अगर ये सिमेट्रिक होगा तो देखो ये उसका ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, उसी के बराबर आ गया, तो ये सिमेट्रिक हो गई। और अगर ये किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ ए के बराबर होगा, मतलब इसके सिमेट्रिक होगा, यही डिफाइन करेगा। यहाँ पे यही सारी चीजें डिसाइड कर रहा है। जैसे माइनस ए करेगा तो माइनस आ जाएगा, बी डैश ए बी, तो देखो इसके सिमेट्रिक हो गया। तो हम प्रूफ कर चुके हैं लैंग्वेज ही लैंग्वेज में, बस अब हमें लिखने का खेल बचा है, लिखना समझना है। नाउ इफ ए इज सिमेट्रिक दैट इज ए किसके बराबर हो, ए डैश माइनस ऑफ ए के बराबर हो। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। देन यहां पर रखूं पुटिंग ए डैश इक्वल टू माइनस ए इन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा बी डैश ए बी आ गया। ए डैश किसके बराबर, नहीं ये सॉरी सिमेट्रिक है ना, तो ए डैश किसके बराबर है, ए के बराबर है। हाँ, ए डैश ए के बराबर है, तो मैंने जब ए डैश में ए को डाल दिया तो अब देखो ये किसके बराबर आ गया, तो मैंने क्या किया, बी डैश ए बी का होल ट्रांसपोज उसी के बराबर आ गया। हेंस इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक। काम हो गया हमारा काम। चलो नेक्स्ट चीज, नाउ इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट इज ए डैश किसके बराबर आ जाए, माइनस ऑफ ए के बराबर आ जाए, देन पुटिंग ए डैश इक्वल टू माइनस ए इन फर्स्ट। ठीक है, जैसे ही आप इसमें डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आप डालोगे तो ये क्या मिल जाएगा, बी डैश और माइनस ऑफ ए बी, ये मिल जाएगा। तो मैं माइनस को बाहर ले आऊँ तो बी डैश ए बी, तो ये क्या हो गया, बी डैश किसके बराबर आ गया, बी डैश ए बी का होल डैश किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ उसी के बराबर आ गया। मतलब हेंस इट इज, मतलब हेंस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। खत्म, हेंस प्रूफ। देखो कितनी सिंपल सी चीज थी, ज्यादा कुछ सोचने वाली बात ही नहीं थी। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। वो तीन कीवर्ड्स क्या हैं, गिवन, टू प्रूफ और एक ट्रांसपोज। इससे सारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस आपके इजीली सॉल्व हो रहे हैं। देखो आपने प्रूफ टू प्रूफ लिखा, फिर आपने क्या किया, जिस भी चीज को प्रूफ करना है उसी का ट्रांसपोज ले लो, तो आपने उसको नॉर्मल खोल दिया। ये तो हम जानते हैं कैसे, ये चीज हम पढ़ कर आए हैं। ये वाली कंडीशन पर आकर रुक जाओ, क्यों, क्योंकि हमें गिवन दे रखा है कि भाई ए सिमेट्रिक होगा तो ये सिमेट्रिक होगी, ए स्क्यू सिमेट्रिक हो गए तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो अगर हमने क्या किया, नाउ इफ ए इज सिमेट्रिक, तो ए डैश किसके बराबर है, ए के बराबर है। जब मैं ए डैश को ऑफ ए, ये मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, आप चाहो तो मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं। तो आप जब ए डैश की जगह ए रख दोगे, देखो उसका डैश उसी के बराबर आ गया, मतलब क्या, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है अकॉर्डिंग टू कैसे, कि ए सिमेट्रिक है। फिर मैंने क्या किया कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश किसके बराबर आना चाहिए, माइनस ए के। तो मैंने यहाँ पे ए डैश की जगह क्या रख दिया, माइनस ए रख दिया, तो ये खोल दिया। अब देखो ये खोला तो बी डैश ए बी का होल डैश किसके बराबर, उसी के माइनस के बराबर आ गया। हेंस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। देखो हमारा काम हो गया, ये प्रूफ वाले क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गए। तो ये तीनों क्वेश्चन को मैंने इसीलिए आपको एक सेपरेट वीडियो दिया था, ताकि सेपरेट वीडियो में बताने की कोशिश की, क्योंकि ये तीन चीज आपको समझनी है। कीवर्ड क्या है, वो है गिवन, टू प्रूफ, और टू प्रूफ के अलावा आपको ट्रांसपोज का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप हर चीज को, बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं ये वाले क्वेश्चन देखते से, लेकिन अब नहीं हो गया आप लोग। क्यों, क्योंकि आपको गिवन लिखना है, टू प्रूफ लिखना है, और उसके बाद आपको उसका ट्रांसपोज लेना है। बहुत आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, मुझे भरोसा है। अब मुझे लगता है आपने सारे क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिए थे। 10th बचा, 11th बचा है। 10th एक बट प्रॉब्लम है जिसमें हमें पहले मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, और 11th तो हम कर सकते हैं क्योंकि हमें होमवर्क दिया था और सेम तरह का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं और 10th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, a manufacturer produces 3 products XYZ when he sells in 2 markets। एनुअल सेल्स दी हुई है कि इस तरह से, कि अगर वो मार्केट 1 में जाके सेल करता है तो इस तरह से सेल होती है, मार्केट 2 में जाके सेल करता है तो इस तरह से सेल होती है। इफ यूनिट सेल प्राइजेस ऑफ XYZ की जो यूनिट प्राइस है वो है 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपये। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। पहला क्वेश्चन करते हैं इसको। पहले हम लोग मैट्रिक्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 मिसलेनियस। ठीक है, क्या कहती है,
ये लिख देता हूँ चाहे तो मिसलेनियस। ठीक है, अब हमें पहले क्या बनानी है, नॉर्मल मैट्रिक्स बनानी है। तो क्यों छेड़छाड़ करना, जैसा दिया हुआ है वैसे के वैसे हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, 10,000 2,000, तो इसी तरीके से जो भी दिखा रहता है ना उसको सिंपली लिख दो, उसके साथ कोई भी छिड़कानी मत करो, आपको देखो इजीली आंसर मिलेंगे। पहले अभी तो मुझे जितना समझ आ रहा है, मैं अगर आपकी तरह से सोच रहा हूँ कि मैं अगर पेपर में इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होता तो मैं किस तरह से सॉल्व करता। तो जो भी आपको दिख रहा है बस उसको आप नॉर्मली लिख दो। ठीक है, जैसे ही आप नॉर्मली लिख दोगे आपको समझ में जाएगा। ठीक है, अब भाई मुझे मैट्रिक्स अलजेब्रा की मदद से लाना क्या है उस हिसाब से, तो मुझे फाइंड द टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू लाना है। समझ रहे हो आप लोग, टोटल रेवेन्यू मतलब एक डिजिट आएगी पूरी। तो अब एक बात बताओ, ये किसकी हो गई, ये 2x1 की हो गई। टोटल रेवेन्यू लाना है ना दोनों मार्केट का, सिंपल सी चीज है। तो अब ये किस, ये 2x2 की है, सॉरी 2x1 लिख रहा हूँ मैं, ये 2x2 की है। और अब मुझे दे रखा है कि यूनिट सेल किस तरह से दे रखा है। तो मुझे वो पहली चीज तो ये समझना है कि जो पीछे लिखा है वही जो कॉलम है वही पीछे वाला क्या होगा, वो होगा। तो भाई वहां तो 2 रो ही बनेंगी, यहाँ तक तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नहीं मैंने कुछ गलत लिख दिया यार, 2x3 की है ना ये, यार क्या कर रहा हूँ, 1 2 3 कॉलम है। तो अब देखो ये तो समझ में आ गया कि 2x3 की है। तो भाई यहाँ के 3 जो कॉलम है तो वहां सामने क्या होनी चाहिए, 3 ही रो होनी चाहिए। तो 3 रो तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और देखो ध्यान से, अगर मैं 2.50 1.50 और 1.00 अगर इस तरह से लिखूंगा तो ये 3x1 की बन जाएगी। देखो दोनों मैच हो गया, लास्ट में हमें 2x1 का आंसर मिल जाएगा। मतलब हमें दोनों मार्केट का सिंगल डिजिट में हमें क्या मिल जाएगा, सिंगल डिजिट बोल रहा हूँ, सिंगल अमाउंट क्या मिल जाएगा, हमें टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। तो हमारा काम हो गया। देखो कितनी इजी चीज थी ना, इसमें कोई गिवन लिखना ना इसमें टू प्रूफ लिखना, कुछ नहीं लिखना। जो भी मैट्रिक्स के डिजिट दे रखे थे हमने उनको वैसे के वैसे लिख दिए। हाँ, उसके बाद जो सेकंड मैट्रिक्स हमने बनाई उसको हमने हमारी तरह से बनाई। क्यों बनाई हमारी तरह से, क्योंकि भाई एक्चुअली में अगर मैं इसको ऐसे घुमा कर लिख देता तो 1x3 की हो जाती है, 1x3 का तो मल्टीप्लाई नहीं पॉसिबल था ना, तो हमें आंसर लाना है। तो मैंने इसको ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि भाई मुझे लास्ट में 2x1 का आंसर चाहिए। अब मैं चाहूँ तो इसको आगे लिख दूंगा तो इसको पीछे लिख दूंगा, लेकिन वहां भी गलती हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर मैं इसको ऐसे घुमा कर लिख दूँ और इसको फिर खड़ा करके लिख दूँ तो हमारा आंसर वहां से भी आ जाएगा, लेकिन वहां से एक बार चेक करना पड़ेगा। देखो अगर मैं इसको ऐसा घुमा कर लिखूं 1x3 का और इसको ऐसा खड़ा करके लिखूं 3x2 का, तो आंसर किस में मिलेगा, 1x2 में मिलेगा। मतलब वहां से भी हमें सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू निकाल लेते हैं। टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट, टोटल ए वाला ऑप्शन है, टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। हर मार्केट का टोटल रेवेन्यू निकालते हैं। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 10,000 इंटू 2.5। तो पहले तो देखो मुझे किसकी मिलेगी, 2 into 1 की मिलेगी, 2 into 1 की मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, तो अब हम इसका नॉर्मल क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आई थिंक कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलो तो 10,000 मैं चाहूँ तो आपको लिख कर बता देता हूँ, 10,000 इंटू 25, इसको लिखता हूँ ना, पीछे वाले 0 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, तो 10 लिख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं बता देता हूँ कि ये 2.50, तो मैं यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा और फिर इससे ये कट जाएगा तो डायरेक्ट 25/10 आ गया। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ तो पीछे वाले 0 का कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि वो नॉन जीरो डिजिट तक ही गिनते हैं, क्योंकि पीछे जब पॉइंट के बाद जब लास्ट में 0 होता है तो उस चीज का कोई मतलब नहीं होता। तो अगर मैं इसको हटा दूं तो डायरेक्ट मतलब पॉइंट हटाऊंगा तो एक ही डिजिट आएगी। ठीक है, 10 आएगा। और मैं ये कुछ बच्चों के लिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है 12th में सारे बच्चे स्मार्ट नहीं हैं, कुछ बच्चे बहुत कमज़ोर हैं, बहुत वीक हैं। कोरोना के टाइम में 2 साल में उनकी पढ़ाई छूट गई और अब लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम बचा है, इसलिए मैं आपको एक छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, चलो आगे काम करते हैं। प्लस अब इसका मल्टीप्लाई से होगा तो एरो भी बना लेना चाहो तो। ठीक है, 2000 का इससे होगा तो 2000 इंटू 15/10 प्लस 18,000 और ये तो 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई तो सीधा 1 ही होगा, तो दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। चलो इस तरह से करते हैं, 6,000 इंटू 25/10 प्लस 20,000 इंटू 15/10 और ये हो गया प्लस का 8,000। ठीक है भाई, ये 0 से कंफ्यूज मत हो जाना पॉइंट से, और गलती से ये 20,000 और 2,000 में 0 मत भूल जाना, क्योंकि ये बहुत फाइनल मिस्टेक्स होती हैं जो दिखती नहीं है। चलो इस 0 से ये खत्म, इस 0
से ये खत्म, इस जीरो से ये खत्म, इस जीरो से ये खत्म। अब हमारे पास नॉर्मल है तो ये हो गया 25,000। ठीक है, ये कितना हो गया 30, 1 2, हाँ तो ये हो गया कितना 3000। ये कितना हो गया प्लस 18,000। ये कितना हो गया 6 5 30 की 0 कर गया 3 6 2 12 2 15 और डबल 0 हो गया तो 15,000 आ गया। प्लस ये कितना हो गया 2000 हो गया, नहीं 2002 मल्टीप्लाई भी तो हो गया 30,000 हो गया वापस से। ठीक है 30,000 आ गया, प्लस का 8,000 हो गया। तो ये देख रहे हो आप लोग सेपरेट आपके जो मार्केट है ना, मार्केट 1 और मार्केट 2 का टोटल रेवेन्यू आ गया है। अब आप लोग इसे सिंपली ऐड कर सकते हो, 25,000 प्लस 3,000 28,000, 28 प्लस 18, 28 प्लस 18 कितना होता है 38, 38 46, तो 46,000 ये आ गया आपका। यहाँ कितना हो गया 15,000, तो ये हो गया 30,000, ये हो गया 15,000, ये हो गया आपका 45,000, 45,000 53,000। अब एक चीज़ ध्यान रखना बहुत ध्यान से कि शायद ये चीज़ें आपको ये मार्केट 1 का आ गया और ये मार्केट 2 का आ गया, लेकिन आपको अगर ध्यान हो कि आपको शायद नहीं रुपीस में ही दे रखा है तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, मुझे लगा कि ये आपको शायद किसमें दे रखा होगा, पैसों में दे रखा होगा, लेकिन नहीं। तो देखो अगर आप 2.5 रुपये की कोई चीज़ को 10,000 बेचोगे ये पहले मार्केट में, ठीक है 2,000 बेचोगे और 18,000 बेचोगे, तो आपका टोटल रेवेन्यू जो आ रहा है वो आ रहा है फर्स्ट मार्केट से आपको मिलेगा 46,000 और सेकंड मार्केट से मिलेगा आपको 53,000। बस ये तो सिंपल सी चीज़ है। ये रुपीस में तो आप नीचे लैंग्वेज में लिख सकते हो कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम फर्स्ट मार्केट इज रुपीज 46,000 और 53,000 इज फ्रॉम सेकंड मार्केट। तो ये अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये भी हो गया। अब अगर ये वाला भी हो गया तो अब हम लोग सेकंड वाले पे जाते हैं। और सेकंड वाला थोड़ा सा सोचने वाली बात है, पता सेकंड वाले में बच्चे गलती करते हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ और 50 पैसे को 50 लिख देते हैं, कन्वर्ट करना भूल जाते हैं कि वो 50 पैसा नहीं है, वो 0.5 मतलब आधा पैसा है, वो आधा रुपये है। ठीक है 1.5 रुपये है, और बच्चे वही गलती करते हैं और फिर लास्ट में आंसर नहीं लाते हैं। और ये ट्रिक इसीलिए दी गई है, ट्रिकी क्वेश्चन, कि भाई बच्चे जल्दी जल्दी में करें और उसे गलती कर दें। चलो तो हम लोग वो भी सीखते हैं, आपको भी मिटा देता हूँ। तो आप लोग लिख लोगे ना कि टोटल रेवेन्यू इस टाइप से लिखना है आपको, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम फर्स्ट मार्केट इज रुपीज 46,000 एंड 53,000 रुपी फ्रॉम सेकेंड मार्केट। खत्म, ये हो गया आपको। तो ये आपको ये नीचे लिख लेना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है यहाँ पर। हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आज हमारा इसके बाद आज हमारा मैट्रिक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या बोल रखा है कि द यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव 3 कमोडिटीज, मतलब आपको ये यूनिट कॉस्ट बदल दिया, तो आप लोग चाहो तो बस यही चेंज करना है आपको, बाकी तो सब कुछ सेम है। तो आपको बस इतनी सी चीज चेंज करनी है कि अब आपका जो 2.5 रुपीज़ में बिक रहा था वो आपका 2 रुपीज़ में बिक रहा है, 1 रुपीज़ में बिक रहा है, और वो 50 पैसे में मिल रहा है, मतलब 0.5 रुपये में मिल रहा है। तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं, 0. हाँ सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है। अब इसके पीछे जो 0.00 लिखे हैं चाहो तो आप लगा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं बच्चों को, तो 0.50 पैसा, तो ये कंफ्यूजिंग के लिए और कुछ बातें नहीं है इसमें। सिंपल सी चीज़ है, पॉइंट का रोल, क्योंकि 0 के साथ कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं और उन्हीं के लिए दे रखा है। चलो इसका और निकाल देते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे? नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करके। तो चाहो इसको, अगर आपको जल्दी जल्दी फास्ट करना है तो आप इसको देखो हाफ लिखो, इसके पीछे से पॉइंट हटा दो, काम हो गया आपका। इसीलिए ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 10,000 इंटू 2 20,000 प्लस 2,000 प्लस 18 इंटू हाफ 9,000। खत्म हो गया ये क्वेश्चन। 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000। बस आपको जीरोस का ध्यान रखना है। आपका लास्ट में आंसर कितना आ गया? 20 प्लस 2 22 22 31 31,000 फर्स्ट मार्केट से, 12 और 20 होता है 32
32 + 4 36,000 सेकेंड मार्केट से। ये हो गया आपका फर्स्ट मार्केट से, ये हो गया आपका सेकेंड मार्केट से। तो आपका जो टोटल रेवेन्यू आया है वो आ गया। ठीक है, तो अभी तो यहाँ तक तो ठीक है। अब आपसे पूछ रखा है कि फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। भाई आपसे एक्चुअली में प्रॉफिट पूछ रखा है, ये तो आपका टोटल रेवेन्यू आया हुआ है। अभी आपका ये प्रॉफिट नहीं आया क्योंकि आपका क्वेश्चन और कुछ और है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या करते हो आप, कोई चीज़ 5 रुपये में खरीद के लाते हो, उसे 10 रुपये में बेचते हो, तो आपको 10 रुपये का प्रॉफिट तो नहीं हुआ है, आपका एक्चुअली 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 5 रुपये तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ परचेसिंग है वो भी तो निकलेगी। तो यहाँ पर भी आपको सिर्फ प्रॉफिट निकालना है। ये तो आपका टोटल रेवेन्यू आया जब आपने इस वाले रुपीस के जो स्लैब है उसमें आपने उसे बेचा। तो अभी आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, क्या ध्यान रखना है वो बताता हूँ मैं। जैसे कि अभी हमने यार पहले क्या लिख रखा, पहले क्या आया था उसका ध्यान रखो। तो आपने अपनी कॉपी में लिख रखा हुआ, मैंने इसको साइड में मेंशन कर रखा है। क्या कर रखा है कि 46,000 और 53,000 हमारा जो है, हमारा जो टोटल रेवेन्यू था फर्स्ट मार्केट से पहले वाली प्राइस थी वो थी 46,000 और फिर सेकेंड प्राइस थी 53,000। तो ये आपका जब आपके पास फर्स्ट टाइम था। ठीक है, और अब ये टोटल निकला है तो यूनिट कॉस्ट बताया, उस टाइम पे आपने उसको सेल प्राइस किया। तो मतलब आपने ऑप्शन ए वाले में क्या किया था, ये जो था ये आपने सेल प्राइस निकाल के लाया हो। क्या निकाल कर लाया हो, सेल प्राइस निकाल कर लाया हो। और ये जो बी ऑप्शन है इसमें क्या लाया हो, आप कॉस्ट प्राइस लाया हो। तो आप जब सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करोगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है आपका सीधा सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसमें से इसको माइनस करो तो आपका आ जाएगा फर्स्ट मार्केट का ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 46 माइनस 31,000 तो जो होता है 9 और 15,000। आपको 15,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। 53 माइनस 36 यानी कि 44 40 10 14 43 17,000। तो आपको इस 17,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड मार्केट इज 15,000। ये आप अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना, 15,000 एंड 17,000। यार पेन उनकी डालनी पड़ेगी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। और अब भाई ये तो आपका, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, ठीक है, इसको आप ग्रॉस प्रॉफिट मत लिखो, इसको लिखो आप प्रॉफिट। सिंपल सी चीज़ है। तो आपने प्रॉफिट फ्रॉम फर्स्ट मार्केट एंड सेकंड मार्केट कितना है, 15,000 एंड 17,000 आया और ग्रॉस करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। चलो, ग्रॉस प्रॉफिट इज आपका जो प्रॉफिट निकला है 15,000 प्लस 17,000 कितना हो गया, 0 0 0 32,000 रुपीज़ का आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। ये है आपका लास्ट फाइनल आंसर। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, चलो हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन भी। अब क्वेश्चन नंबर 11 बचा है आपका। उससे पहले मैं आपको इन से डाल के कर लूँ क्योंकि नहीं है और दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये था, ये आपको सिर्फ हैवी वर्ड्स दे रखे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, सेल प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है। एक्चुअली में बहुत छोटी सी चीज़ है ये। गर्मी इतनी ज़्यादा है, ज़्यादा इनके डाल दोगे तो सूख जाती। आपका जो कल वाला होमवर्क है वो खत्म करते हैं, फिर इस चैप्टर को पूरा वाइंड अप करते हैं फटाफट से। क्यों, क्योंकि अब हमें आगे वाले चैप्टर भी तो कंप्लीट करने हैं। क्योंकि हमें मई तक में हमारे पास 3 से 4 चैप्टर हमारे हाथ में होने चाहिए हर सब्जेक्ट से। अगर आपको पूरी स्कूल लाइफ में मस्ती करनी है, 12th में डांस पार्टिसिपेट करना है, स्पोर्ट्स में भाग लेना है, खेलने जाना है, ठीक है। तो मैं तो 12th में पूरा 1 महीना फुटबॉल खेला था। जब हम लोग क्या इंटर स्कूल चैम्पियनशिप होती है, वहाँ पूरा 1 महीने तक हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे क्लास 12th में, जबकि सब लोगों ने डांटा था। तो हम लोगों ने तब क्या किया था कि गर्मियों में मैक्सिमम जो टॉपिक्स थे वो कवर कर लिए थे, इसलिए टाइम था। तो मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ कि अगर आप लोग भी स्कूल्स में दोस्तों के साथ मस्ती करते हो, सब चीज़ें करते हो, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्कूल्स के टाइम में करना। अभी मई में क्या होता है, 24 घंटे में से 2-2 घंटे निकाल कर हर सब्जेक्ट के लिए 1-1 घंटे खटाखट खत्म कर लो, तो आपका फर्स्ट और सेकंड यूनिट टेस्ट का टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप खुद से सोचना कि अभी गर्मी है, बाहर जाने को मिलता नहीं है ज़्यादा। अगर आप बाहर नहीं जा रहे हो तो थोड़ी देर बुक्स उठाओ, पढ़ने बैठ जाओ, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको
आपको बोलता है कि फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट एक्स मैट्रिक्स निकालनी है 1 2 3 4 5 6 ये एक मैट्रिक्स दे रखी है इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। आपको एक्चुअली में एक एक्स मैट्रिक्स लानी है। अब एक्स मैट्रिक्स किस ऑर्डर की होगी भाई, इसके साथ मल्टीप्लाई में हो रही है, और ये किस मैट्रिक्स की ऑर्डर की बन रही है, बनी है 2 क्रॉस 3 की, ये किस ऑर्डर की, ये भी 2 क्रॉस 3 की है। तो देखो 2 अगर इसके आगे है मतलब इसके कॉलम रो में कितना है 2 है, तो भाई इसके कॉलम में तो 2 होना चाहिए, मतलब इसके पीछे तो 2 आने ही आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा रिजल्टेंट क्या मिलता है, हमें ये चीज़ डिफाइन करके, ये वाला 2 डिफाइन करेगा, ये 3 करेगा और आगे का 2 डिफाइन करेगा। कैसे, ये देखो अब ये 2 है तो आपको पीछे भी 2 चाहिए, तभी तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और आपका रिजल्टेंट क्या बन रहा है 2 क्रॉस 3 का बन रहा है, तो ये तो 3 तो इसके पीछे से आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, मतलब ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। तो जब देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो गया यहाँ से तो, और ये क्या मिल गया हमें, रिजल्ट मिल गया। तो ये तो ये रिजल्ट होता है, ये मल्टीप्लिकेशन क्राइटेरिया होता है कि आपने कंडीशन फुलफिल कर ली। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो, डी लिख लो, और आप जब ABCD की वैल्यू लाओगे आपका आंसर आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, ये ऐसा चलेगा, ये ऐसा चलेगा, a + 4b, फिर 2a + 5b 5b, फिर 3a + 6b, ठीक है, c + 4d, 2c + 5d और 3c + 6d। कोई दिक्कत नहीं है। और इसी तरीके से यहाँ क्यों भाई, क्योंकि आपको तो इक्वेट करके वैल्यूज लानी है ना। चलो इक्वेट कर लेते हैं, a + 4b = -7। अब यहाँ पर वो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, तो ये वाली सही लाओगे आप, क्योंकि आपको 2 वेरिएबल की वैल्यू लानी है। तो ये कितना जाएगा, -8 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगानी, तो आप b को इक्वल बना सकते हो, a को इक्वल बना सकते हो। मैं सिंपल सी बात है, अगर देखो a में 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो a से जल्दी से बन जाएगी। तो मैंने क्या किया, इसमें 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये 2a + 8b = -14 और 2a + 5b = -8। हाँ माइनस नहीं भूलना। अब क्या किया, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस क्या हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 8b - 3b 3b, ये कितना होगा, माइनस का 14 और प्लस का 8, यानी कि हो गया माइनस का 6। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -2 आ गई। अब b की वैल्यू अगर -2 आ गई तो आप एक बार चेक कर सकते हो, ये तो b की वैल्यू लाए है ना, b की वैल्यू ले आए, एक और निकाल लेते हैं। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दो, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दो। तो पुटिंग यहाँ से पुटिंग b = -2 इन फर्स्ट, जब फर्स्ट में पुट करोगे तो a + -2 × 4 कितना होता है 8, माइनस का हो जाएगा इक्वल टू -7। तो इक्वल टू भैया ये +2 वाले में नहीं करना है हमें, ठीक है। तो अब ये उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8 - 7, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब a और b की वैल्यू आप चेक करो एक बार, देखो a की वैल्यू जब आप इस वाली इक्वेशन रखो 1 और ये इधर रखो -2, तो ये हो जाएगा -8 + 1 तो -7। ये देखो आपने वैल्यू सही लाया हो, ठीक है। आप इस वाली इन दोनों का पेयर बना सकते हो, इन दोनों का पेयर बना सकते हो, या इन दोनों का पेयर बना सकते हो, जो भी आपका मन करे आप उन दोनों पेयर से वैल्यूज ला सकते हो और आप चेक कर सकते हो। जब यहाँ डालोगे तो ये 3 और ये हो जाएगा -12, तो ये हो जाएगा -9। ये देखो मतलब आपने सही लाया हो, ये आपका क्रॉस चेक करने का तरीका है कि आपकी वैल्यू सही आई है या नहीं आई है, तो ये इसलिए सही आ गई। चलो अब ऐसे c और d निकाल देते हैं, ऐसे c + 4d। अब मैं इस बार इन दोनों इक्वेशंस को ले लेता हूँ आपके लिए, बस ध्यान रखना कि c + 4d को 2 से इक्वेट करना और 3c + 6d को 6 से इक्वेट करना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक चीज़ समझो कि अगर मैं यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पर c, तो सिंपल सी चीज़ें बन जाएगी, फटाफट बना लेते हैं। तो हो जाएगा 3c + 12d = 6 और ये हो जाएगा कितना 3c + 6d = 6, माइनस 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 कैंसल आउट, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6d = 0, तो d की वैल्यू तो 0 आ गई, d की वैल्यू 0 आ गई। चलो d की वैल्यू 0 आ गई, तो चेक कर लेते हैं। तो क्या करूँगा मैं, इसको नाम देते हूँ 4th, इसको नाम देते हैं 3rd इक्वेशन। पुटिंग इन 4th, पुटिंग इन 4th, जब मैं 4th में डालूंगा तो ये 3c प्लस ये तो 0 हो जाएगा = 6, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 2। तो देखो अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पर जब मैं डालूंगा तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 और d तो 0, तो ये देखो 4, मतलब ये चेक हो गया, क्रॉस चेक हो गया।
2 सी की वैल्यू 2 और डी तो 0 है, तो ये देखो 2, फिर यहाँ पर डालूंगा तो 3 2 6 और ये 6 और डी तो 0 है। तो मतलब आपने घबराने वाली बात कोई नहीं है, ये आप चेक करने के लिए ये तरीका है आपका, ठीक है। ऐसा नहीं सोचने कि भैया 3 इक्वेशन क्यों दे रखी है, 3 ने 4 दें हमें, तो अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, 3 वेरिएबल हैं तो 3 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो ये रहा आपका पूरा चैप्टर खत्म। आपको मैंने मैट्रिक्स अच्छे से समझा दिया है। अब आपको जो भी डाउट आएंगे प्लीज कमेंट करके एक बार मुझे बताइए कि भैया ये क्वेश्चन हमें फिर से समझना है, तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा पूरे चैप्टर में जो भी डाउट आएंगे, ठीक है। आप लोग बोलोगे कि भैया ये क्वेश्चन हैं, पूरी लिस्ट अगर आपको लगता है कि एक बार और सॉल्व करना चाहिए, मुझे एक बार और समझाना चाहिए या किसी और मेथड से समझाना चाहिए, तो मैं आपको उस मेथड से समझाऊंगा। मेरे पास 2-3 मेथड है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना अपने डाउट्स कि भैया ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मुझे वापस से समझना है, ये एग्जाम्पल मुझे वापस से समझना है, तो मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा। प्लस ये रहा मेरा फ़ोन नंबर 8435097933, ये मेरा फ़ोन नंबर है। आप लोग इस पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपके डाउट्स रहते हैं मैथ्स के रिगार्डिंग, मैं आपको पर्सनली 1 घंटे के अंदर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा और आपको डायरेक्ट कॉल करके समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपका कोई भी डाउट होगा मैट्रिक्स से रिलेटेड, हम जो चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद जो भी आपके डाउट आएंगे आप मुझे डायरेक्ट इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। प्लस अगर आपको मेरे साथ मेरी 12th की जर्नी में, मतलब आप लोगों की जो 12th की जर्नी है, अगर आपको मेरे साथ अपनी 12th की जर्नी कंप्लीट करनी है तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, हाय हेलो जो भी है, तो मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ऐड करूंगा। प्लस अगर हम लोग 8 to 10 बच्चे हो जाते हैं मिनिमम, क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे ऑलरेडी हैं, तो अगर हम 8 to 10 बच्चे मिनिमम हो जाते हैं तो मैं आपकी हर संडे गूगल मीट पर फेस टू फेस लाइव क्लासेस भी लिया करूंगा। आप कहीं भी बैठे हो, कहीं से भी देख रहे हो, अगर आपको मेरे वीडियो समझ आते हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका सही लगता है, तो आप लोग मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और हम लोग फिर डेली क्लासेस किया करेंगे और मैं 20 सेशन में कहीं नहीं जाने वाला, आपकी एक कोचिंग की तरह आपको कोचिंग दूंगा, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैट्रिक्स से जो भी डाउट हो आप मुझे इसमें बता सकते हो कि भैया ये क्वेश्चन, मुझे कमेंट में बता सकते हो कि भैया ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, मुझे फिर से समझना है, तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे वीडियोस कुछ बच्चे देख रहे होंगे क्लास 12th के, तो वो मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे। कोई फोर्स नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको जुड़ना है तो आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। और अब मैं आपको मैट्रिक्स खत्म हो गया है तो मैं आपको सेकंड चैप्टर जो लेकर चलूंगा वो है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट समझेंगे क्यों? क्योंकि वो मैट्रिक्स से रिलेटेड चैप्टर है, कैलकुलेटिव चैप्टर है, तो हमें कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। प्लस इसके अलावा मैं आपको एक साइड पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स टॉपिक वाइज हर चैप्टर के आपको सॉल्व कराऊंगा यही क्लास में, तो वो सारे वीडियोस भी दूंगा। और अगर आप लोग मेरे साथ 8 to 10 बच्चों के मिनिमम एक बैच हो जाता है तो हम लोग उनको लाइव क्लासेस में सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है। थैंक यू।